हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नए वीडियो के साथ। आज जो हम बात करेंगे वो जो यूजीसी का नेट का जो एग्ज़ाम है उसकी बात करेंगे। यूजीसी नेट का 11 दिसंबर को पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के विषय को लेकर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इसमें जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे राजनीति का उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो राजनीति का उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या कहता है वो उसकी बात करेंगे। तो राजनीति का उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या कहता है इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं। तो एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद ने क्या किया है, एक पृथक तत्वों का मिश्रण है। एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उदारवाद सिद्धांत के रूप में उदारवाद दो पृथक तत्वों का मिश्रण है। पृथक तत्वों का मिश्रण है। ये बात बताइए हमें। इनमें से एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद है। इसमें से एक लोकतंत्र है और दूसरा व्यक्तिवाद है। ये बात बताइए हमें कि राजनीतिक जो सिद्धांत है वो मूल रूप से दो तत्वों का मिश्रण है, एक लोकतंत्र और दूसरा व्यक्तिवाद। तो ये मैक्स बर्न की डेफिनेशन है। मैक्स बर्न की ये डेफिनेशन है, उन्होंने इस बारे में बोला है। तो अब तक के समस्त समाजों का वर्गीय संघर्ष का इतिहास है, ये ऐसा कार्ल मार्क्स मानते हैं। वहीं दूसरी ओर मानते हैं क्या, कार्ल मार्क्स लिखते हैं अब तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्गीय संघर्ष का इतिहास है। वर्गीय संघर्ष का इतिहास है ये बात। दूसरी ओर स्वतंत्र व्यक्ति तथा दास अमीर, फिर सामान्य जन, भूस्वामी, सामान्य जन, भूस्वामी, श्रेणीपति तथा दस्तकार। संक्षेप में ये सारी डेफिनेशन है, ये कार्ल मार्क्स की डेफिनेशन है। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि अब तक के समस्त समाजों का इतिहास, कार्ल मार्क्स की ये डेफिनेशन है कि अब तक के समस्त समाजों का इतिहास वर्गीय संघर्ष का इतिहास रहा है, जिसमें स्वतंत्र व्यक्ति हों, चाहे दास हों, चाहे अमीर हों, चाहे सामान्य जन हों, चाहे भूस्वामी हों, श्रेणीपति हों तथा दस्तकार हों, कुछ भी हो। ये कार्ल मार्क्स का ये मानना है कि समस्त समाजों का अब तक का इतिहास वर्गीय संघर्ष का इतिहास है। ठीक, नेक्स्ट जो बात चलती है वो आगे ये चलती है कि इतिहास है। तो जैसे फिर वो लिखते हैं कि दस्तकार, संक्षेप में उत्पीड़क, संक्षेप में चेंज कर लेता हूँ उसको, संक्षेप में उत्पीड़क, जस्ट मिनट, उत्पीड़क तथा उत्पीड़क के बाद वो कहते हैं कि
तथा उत्पीड़ित निरंतर एक दूसरे का विरोध करते हैं। वो कहते हैं उत्पीड़क और उत्पीड़क और उत्पीड़क और उत्पीड़ित। वो कहते हैं उत्पीड़क तथा उत्पीड़ित सदैव एक दूसरे का क्या करते हैं विरोध करते हैं। ठीक है, एक दूसरे का विरोध करते हैं। ये वाली बात हमें समझनी होगी कि जो उत्पीड़क होता है, उत्पीड़क तथा उत्पीड़ित सदैव एक दूसरे का क्या करते हैं विरोध करते हैं। ये वाली बात हमें कार्ल मार्क्स ने बताई और इनकी थ्योरी इसी तरह की है। और विरोध करते हैं तथा अनवरत कभी कभी तथा वो कहते हैं तथा अनवरत तथा कभी छुपकर तथा कभी खुलकर तथा कभी कभी तो वो छुपकर तो कभी खुलकर क्या करते हैं एक दूसरे का संघर्ष चलाते रहते हैं। एक दूसरे से संघर्ष चलाते रहते हैं। ये कार्ल मार्क्स कहते हैं संघर्ष चलाते रहते हैं। इस संघर्ष की परिणति हर बार या तो समाज के क्रांतिकारी पुनर्निर्माण में हुई है, तो या तो पुनर्निर्माण में हुई है या संघर्ष करने वाले वर्गों के विनाश में हुई है, या जो संघर्ष करते हैं उनके विनाश में हुई है। ये कार्ल मार्क्स का कहना है, विनाश में हुई है। तो ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। अब राजनीति चिंतन के प्रारंभिक काल से लेकर अब तक जितने भी हैं राज्य के प्रति जो विभिन्न दर्शन आए हैं और प्रतिपादित किए गए हैं, तो प्रारंभ से लेकर अब तक राज्य के और राजनीति के प्रति अब तक जो भी विभिन्न दर्शन आए हैं, ठीक है, जो भी विभिन्न दर्शन आए हैं या प्रतिपादित हुए हैं दर्शन ठीक है हुए हैं, चाहे वो उदारवादी दर्शन ना हो या फिर कल्याणकारी दर्शन हो, चाहे वो समाजवादी दर्शन हो, चाहे वो फासीवादी दर्शन हो, चाहे वो मार्क्सवादी दर्शन हो, चाहे वो मार्क्सवादी दर्शन ही क्यों ना हो, इन सब में वर्तमान समय की दृष्टि से जो दर्शन उदारवादी दर्शन और मार्क्सवादी दर्शन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनके भीतर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो दो ही दर्शन है, एक तो उदारवादी दर्शन, ठीक है, और दूसरा कह सकते हैं मार्क्सवादी दर्शन, ठीक है, या मार्क्सवादी दर्शन या उदारवादी दर्शन। ये जितने भी दर्शन आए हैं इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है एक तो उदारवादी दर्शन हो गया और दूसरा मार्क्सवादी दर्शन हो गया, ठीक है, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे। आगे चलते हैं, जो राजनीति का जो उदारवादी दृष्टिकोण है वो क्या कहता है। तो अब राजनीति का उदारवादी दर्शन क्या कहता है उसकी बात करते हैं। उदारवादी दर्शन, राजनीति का उदारवादी दर्शन क्या कहता है या उदारवादी दृष्टिकोण क्या कहता है उसकी बात करते हैं। तो लिबरल व्यू ऑफ पॉलिटिक्स क्या कहता है कि उदारवादी दर्शन 17वीं शताब्दी में से लेकर पाश्चात्य राजनीति के चिंतन जो था 17वीं शताब्दी का और 17वीं शताब्दी
से लेकर, ऐसे लिखना चाहिए, से लेकर और अब तक राजनीति, जो पाश्चात्य राजनीति का, पाश्चात्य जो वेस्टर्न, जिसको पाश्चात्य राजनीति, जिसको वेस्टर्न पॉलिटिक्स बोलते हैं, ठीक है, इसको वेस्टर्न पॉलिटिक्स भी बोलते हैं, वेस्टर्न, जस्ट मिनट, वेस्टर्न, वेस्टर्न NI पॉलिटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस पर छाया रहा है, इस राजनीति, पाश्चात्य राजनीति के चिंतन पर छाया रहा है ये उदारवादी दृष्टिकोण। तो पश्चिमी जो यूरोप है, पश्चिमी यूरोप, तो पश्चिमी यूरोप के देश जो हैं, के देश और अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के देश और अमेरिका पर इसका प्रभाव सबसे अधिक है। तो एक तो हो गया अमेरिका और दूसरी हो गई पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप के देश जो हैं, इन पर ये दर्शन ज़्यादा छाया रहा है, ठीक है, छाया रहा है, इस बात को कह सकते हैं, या फिर इन पर ज़्यादा इसका प्रभाव है, या सर्वाधिक प्रभाव है, हम ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्रभाव है इन पर। आगे चलते हैं, पश्चिमी यूरोप के देश, तो अमेरिका, जैसे पश्चिमी यूरोप के देश हो गए, जर्मनी हो गया, ठीक है, और फ्रांस हो गया, या फिर इंग्लैंड, या अन्य पश्चिमी यूरोप के देश। तो जैसे सबसे ज़्यादा इसका विकास हुआ वो इंग्लैंड में हुआ। तो उदारवाद का कह सकते हैं, उदारवाद का व्यवस्थित विकास, उदारवाद का व्यवस्थित विकास इंग्लैंड में हुआ। व्यवस्थित विकास कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ, ये बात हम कह सकते हैं, इंग्लैंड में हुआ। इस उदारवादी जो दर्शन है इंग्लैंड वाला, इस उदारवादी दर्शन को समझने के लिए आवश्यक है कि इसके जो विकास क्रम के दो भाग हैं उसको समझा जाए। तो इस वाले जो उदारवादी दर्शन है, इसके विकास के क्रम दो हैं, विकास के क्रम दो हैं, इनको समझा जाए, या विकास के क्रम की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाए, ठीक है। तो दो भाग हैं, कैसे कैसे समझते हैं। तो जैसे विभाजन की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि प्रारंभ में उदारवाद केवल मध्यम वर्ग तक ही, विशेषता व्यापारी वर्ग तक ही जो है सीमित था, कह सकते हैं। तो कह सकते हैं कि प्रारंभ में जो उदारवाद था, बात सही है, प्रारंभ में जो उदारवाद था वो क्या था, तो वो मध्यम वर्ग तक, या विशेषता, मध्यम जो वर्ग है, मध्यम वर्ग या विशेषता कह सकते हैं, विशेषता जो कह सकते हैं व्यापारी वर्ग तक सीमित था, व्यापारी वर्ग तक ही सीमित था, ठीक है, व्यापारी वर्ग तक सीमित था। कौन सा? ये व्यापारी वर्ग तक सीमित था। परंतु उसके बाद में ऐसे राष्ट्रीय समुदाय के दर्शन में परिवर्तित हो गया। यह एक ऐसे राष्ट्रीय समुदाय के परिवर्तित हो गया जिसका आदर्श सभी व्यक्तियों की जो है रक्षा या हित था। तो पहले तो कुछ विशेष वर्ग थे, जैसे मध्यम वर्ग हो गया, ठीक है, मध्यम वर्ग या कह सकते हैं व्यापारी वर्ग कह लो, वर्ग। लेकिन बाद में जो उदारवाद जो था, जस्ट मिनट, उदारवाद जो था, तो इस तरीके से व्यापारी वर्ग तक था जो उदारवाद, फिर वो बाद में एक ऐसे वर्ग से जुड़ गया जिसका जो है सभी लोगों के हित से रिलेशन था। तो ऐसे उदारवाद को जो है दो भागों में हम बांट सकते हैं। तो पहला था, तो ऐसे उदारवादी दर्शन को हम, जो राष्ट्रीय समुदाय के परिवर्तित होने के बाद जो प्रयास किया गया और सभी व्यक्तियों के लिए, ज्यादातर सभी व्यक्तियों के हितों के लिए, व्यक्तियों के हितों के लिए ये काम किया गया। तो
उदारवाद दो प्रकार का हो सकता है या है कह सकते हैं, जिसको प्रारंभिक उदारवाद, ठीक है, जिसको प्रारंभिक उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद कहते हैं, या प्रारंभिक उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद। दूसरा जो कह सकते हैं दूसरा कह सकते हैं आधुनिक उदारवाद, आधुनिक आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद, ठीक है, या सकारात्मक उदारवाद। तो इस तरीके से हम उदारवाद को दो भागों में बांट सकते हैं। तो आगे चलते हैं, जैसे प्रारंभिक उदारवाद जो है वो कहाँ से कहाँ तक चला इसकी बात कर लेते हैं। जैसे प्रारंभिक उदारवाद या नकारात्मक, प्रारंभिक उदारवाद को या इसको ही नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं, ये बात हमें समझनी है। प्रारंभिक उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद, जिसको हम नेगेटिव लिबरलिज्म बोलते हैं। उदारवाद को लिबरलिज्म या लिबरल उदारवाद या लिबरलिज्म उदारवाद कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में नेगेटिव लिबरलिज्म लिबरलिज्म बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। उदारवाद मुख्यतः यूरोप की दो महान क्रांतिकारियां जैसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण और धर्म सुधार की उपज कह सकते हैं। तो यूरोप की सांस्कृतिक पुनर्जागरण बोल सकते हैं, ठीक है, नंबर एक। और नंबर दो जिसको धर्म सुधार भी बोल सकते हैं। तो धर्म सुधार तो इसकी उपज माना जाता है, इसकी उपज कहते हैं विद्वान राजनीति शास्त्री, उपज है किसकी? सांस्कृतिक पुनर्जागरण या कह सकते हैं या धर्म सुधार की उपज है। 17वीं सदी में तो हॉब्स और लॉक के जो राजनीतिक चिंतन के साथ इसका उदय हुआ, कुछ लोग मानते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि 17वीं शताब्दी में हॉब्स और जॉन लॉक थे, तो उनके जो है विचारों के साथ हॉब्स और जॉन लॉक के विचारों के साथ इसका उदय हुआ, कुछ लोग मानते हैं उदय हुआ। हॉब्स ने मानव समाज की वैज्ञानिक विवेचना प्रस्तुत करी और उसे एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में बताया। तो हॉब्स क्या कहते हैं कि मानव जो समाज है, व्याख्या करी उन्होंने, तो भारत की मानव समाज की जो है वैज्ञानिक विवेचना, मानव समाज की वैज्ञानिक विवेचना, प्रश्न आ जाए कि मानव समाज की वैज्ञानिक विवेचना किसने करी? तो वैज्ञानिक विवेचना, तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं यूजीसी में। तो यूजीसी में जो पेपर आएगा नेट में, इसी तरह के प्रश्न आते हैं कि यूजीसी नेट में कि मानव समाज की वैज्ञानिक विवेचना किसने करी है? तो हम कह सकते हैं कि मानव समाज की जो विवेचना करी है वो हॉब्स ने करी है। हॉब्स क्या कहते हैं कि व्याख्या करते हो स्वार्थी व्यक्ति के रूप में इसको चिन्हित करते हैं। स्वार्थी व्यक्ति के रूप में इसकी विवेचना करते हैं, ठीक है, विवेचना करते हैं, चित्रित रूप प्रस्तुत करते हैं। यह स्वकेंद्रित व्यक्ति प्रारंभिक उदारवाद का केंद्र था। तो स्वार्थी व्यक्ति कह लो, स्वार्थी व्यक्ति नंबर एक, या फिर इसको ही आगे चल के ये स्व केंद्रित जो व्यक्ति है, स्व केंद्रित व्यक्ति है, इसी के कारण उदारवाद का जो है जन्म होता है, या उदारवाद का जन्म होता है, या कह सकते हैं कि जन्म होता है, या फिर कह सकते हैं प्रारंभिक उदारवाद का जन्म होता है।
प्रारंभिक उदारवाद का जन्म होता है। ठीक है, ये बात इसमें मान सकते हैं कि प्रारंभिक उदारवाद का जन्म हो जाता है, या प्रारंभिक उदारवाद की मूल प्रारंभिक उदारवाद की मूल चेतना है, ऐसा कह सकते हैं। तो प्रारंभिक उदारवाद की क्या है, मूल चेतना है, ये ऐसा मान सकते हैं हम इसको कि प्रारंभिक उदारवादी जो चिंतन की जो है मूल चेतना है ये। तो इस तरीके से प्रारंभिक उदारवाद उत्पन्न हो जाता है। इस उदारवादी चिंतन को जो है आगे बढ़ाने में लॉक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही थी, और लॉक की मान्यता थी कि व्यक्तियों की जो इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं की पूर्ति एक संवैधानिक सरकार के अधीन ही अच्छी तरह से हो सकती है। तो हॉब्स ने तो ये बात बोल दी, ठीक है, हॉब्स ने शुरू कर दिया। तो हॉब्स के बाद फिर उनके विचारों को जो है उदारवादी चिंतन को बढ़ाने का जो काम है लॉक ने सर्वाधिक किया। जॉन लॉक जिनको बोलते हैं, अभी इन पे एक एक करके पढ़ेंगे जॉन लॉक को। अभी तो चिंतन की बात कर रहे हैं, दर्शन की बात कर रहे हैं। तो रही लॉक की मान्यता थी कि जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति, जॉन लॉक कहते हैं कि लॉक के द्वारा व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति जो होती है, इच्छाओं की पूर्ति कैसे संभव है, संवैधानिक सरकार के अधीन संभव है। किसके अधीन, संवैधानिक सरकार के अधीन ही संभव है। तो संवैधानिक सरकार के अधीन ही संभव है, ठीक है, तो उसके अधीन ही संभव है। अब जब ये वाली बात हो जाती है संवैधानिक सरकार के अधीन संभव है, फिर बात ऐसे चलती है कि तो अब वो संवैधानिक सरकार के अधीन संभव है, तो ऐसी सरकार ही अच्छी तरह से इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है। ऐसी सरकारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है, ये बात है। अच्छा, यहाँ तक मैं छोड़ता हूँ, फिर अगली क्लास में, फिर अगले वीडियो में और इस उदारवादी दर्शन को बढ़ाऊंगा। ये वीडियो 1 कह सकते हैं, 2 में इसको पूरी तरह से उदारवाद को जो है खत्म कर दूंगा। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, उदारवादी दर्शन के साथ, पॉलिटिकल साइंस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।